नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है हमारी शायराना चाय में। जून का महीना है और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि आज हमारे साथ तारिक नवीद जी आए हैं और मैं आपका बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बहुत वक्त से सोच रही हूँ कि आपका इंटरव्यू लूँ। और बहुत मुझे जो फैसिनेटिंग चीज़ आपके बारे में लगती है नवीद जी कि आप पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप बिज़नेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आपको ब्रिस्बेन में आए 15 साल हो गए करीब है ना। हाँ जी। और आप तारिक जी जो हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुशायरे वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अभी भी आई थिंक आप प्लान कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज़ करने के। एंड वो सॉन्ग राइटर हैं, सिंगर हैं, गज़ल्स नज़म्स लिखते हैं। तो उन्होंने मुझे मतलब वो आए हैं हमारे शो पे, पहले भी आज भी आए थे हमारे शब्दों की अज़मत में। तो बहुत अच्छी शायरी करते हैं, तो आज उनको थोड़ा और करीब से जानेंगे। नवीद जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, बहुत शुक्रिया। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, आपके प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। शुक्रिया। और आपके गिर्द जो लोग होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। तो हम अच्छा आपके पास आके भी अच्छा ही लगता है। थैंक यू सो मच तारिक जी, आप आए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं चलिए अब शुरुआत करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप बताएं अपने शब्दों में। जी बस डिस्क्राइब इंसान 7 अरब के करीब इंसान है दुनिया में जी। हर आदमी की एक अलग कहानी है और हर आदमी की एक पूरी एक फिल्म है जी, जिसमें वो उसका किरदार है। वो अपने आप को कोई विलन समझे, वो अपने आप को कोई हीरो समझे, वो अपने आप को तमाशाई समझे जी। लेकिन वो एक किरदार है। और ये एक बड़ा यूनिक सा एक कुदरत की ये चीज़ है। जैसे आपके हाथों की उंगलियां नहीं मिलती, इसी तरह जहन भी नहीं मिलते। तो मैं अगर अपने आप को अगर आप नटशेल में पूछें तो मैं क्या हूँ, तो मेरी ज़िंदगी पर्सनल ये अच्छी एक बड़ी उतार चढ़ाव का एक गुजरी है। उसके अंदर मैं इस वक्त कहूँगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और जो कुछ भी करने को मुझे मिलता है वो मैं अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ और कोशिशें भी करता हूँ कि किसी को मेरे हाथों से, मेरी ज़ुबान से कोई तकलीफ़ ना हो। और तो ये तो एक मेरा कैरेक्टरिस्टिक आप कह लें हो सकता है। बाय ट्रेड मैं पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियर था। स्टीम जनरेटर इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पर काम करता रहा हूँ। इधर आया हूँ 2006 में और उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ डिग्रीज़ भी यहाँ से की हैं, बिजनेसेस भी कर रहा हूँ। बच्चे भी हैं, किसी भी इंसान की तरह बिज़नेस, बच्चे और ज़िंदगी का जो सफ़र है यहाँ पर इस दयार गैर में उसी तरह कर रहा हूँ। तो बस ये है मेरी नटशेल में थोड़ा सा तारुफ। बहुत इम्प्रेसिव होता है तारिक जी, मतलब स्पेशली इंजीनियर्स जो रहते हैं बहुत अमेजिंग रहते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज आप लोग बहुत लॉजिकल बीइंग्स रहते हैं, आप क्रिएटिव भी होते हैं। तो आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप जो एक वो कर रहे हैं ना, एक अच्छे फैमिली पर्सन भी, बिजनेस भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी करी आपने और अब शायरी भी लिखते हैं। इसके लिए आपको मतलब इतनी अपनी बात हो रही थी पहले भी, लाइफ बहुत बिजी होती है यहाँ पे, बहुत मसरूफ़ हो, तो आप कैसे वक्त निकालते हैं मतलब शायरी के लिए? जी ये एक कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जो हमने बात की थी कि हर आदमी का एक किरदार है जी। उसकी फिर कुछ इन्नेट नेचर भी है। अल्लाह ऊपर वाले ने, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने हर आदमी को एक ख़ास नेचर में एक ही घर के अंदर आपके 3-4 बहन भाई होते हैं, उनकी सबकी आदतें डिफरेंट होती हैं, उनका मिजाज डिफरेंट होता है, कोई हाइपर होता है, कोई बहुत ठंडे मिजाज का होता है। कुदरत की तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं। मैं अपने आप को नेचुरली आर्टिस्ट समझता हूँ। अच्छा। और उसको कितना एक्सप्लोर कर पाया हूँ इसका एक क्वेश्चन है कि क्या किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं आर्टिस्ट समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं बड़े हसास होते हैं। मैं बहुत हसासियत से चीज़ों को देखता हूँ, बिज़नेस में भी हसासियत को मद्देनज़र रखता हूँ। हमारी जो कस्टमर्स के साथ डीलिंग होती हैं तो आपको कैसे हेल्प करता है बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन या आर्टिस्ट? तो आप बिजनेस करें तो कैसे हेल्प होती है आपको? उसी तरफ ही मैं अभी आ रहा था कि ये जो सेंसिटिविटी है तो बेसिकली उसी से आप फिर क्रिएटिविटी निकलती है। मुझे कभी भी बचपन से बड़े बड़े शोरा को सुनते आए हैं, मैं कभी भी किसी ने मेरे
हदूदो मेरी अहबाब में, हल्का अहबाब में, कभी किसी ने मेरे मुंह से शेर ज़्यादा नहीं सुने होंगे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि किसी के शेर सुनाने। अच्छा। मैं ये समझता था कि अगर तो मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे खुद कुछ क्रिएट करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, लेकिन अपना करना है। इसलिए मैं कोई म्यूज़िक भी मैंने किया, वो भी मेरा अपना म्यूज़िक है, उसमें जो पोइट्री है वो भी मेरी अपनी पोइट्रीज़ हैं। इसलिए जब भी कभी कुछ लिखा, गज़ल लिखी, नज़म लिखी, छोटी लिखी, बड़ी लिखी, अच्छी या बुरी, ये तो लोग बताते हैं। इस पे भी एक बहुत क्वेश्चंस हैं कि कोई चीज़ एक को अच्छी लग रही है, किसी को अच्छी नहीं लग रही है, तो यही तो और टारगेट ऑडियंस आपकी है। लेकिन कुछ भी किया, अपना ही क्रिएट किया, अपनी क्रिएटिविटी की, और कभी किसी से कुछ चुराया नहीं, और ये था। इट्स वेरी इम्प्रेसिव। तो आप लाहौर से हैं? हाँ जी, मैं लाहौर हाँ, से। तो लाहौर के बारे में हमें कुछ बताएं। आप जब वहाँ बड़े हो रहे थे, वहाँ से आपको क्या मिला? मतलब लाहौर से जैसे होता है ना एक इंसान में। हाँ बिल्कुल, इसका मैं एक चीज़ बताना आपको शायद शुरू में भूल गया। मेरे जो वालिद साहब थे वो भी किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। अच्छा जी। और बहुत सारी किताबें वो पढ़ते रहते थे, पंजाबी के स्पेशली, पंजाबी, बिलोंग टू पंजाबी फैमिली जी। और बड़े भाई हैं मेरे, वो भी फ़नून लतीफ़ा शोबिज़ से मुंसलिक हैं। ड्रामास को डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। ही इज़ एन ऑल्सो एन एक्टर एज वेल। अच्छा। और वो भी हैं, उनको भी मैं बचपन से देखता आया कि वो शूटिंग्स पे जा रहे हैं, और डैडी जो है वो वालिद साहब जो मेरे फादर हैं वो किताबें पढ़ रहे हैं या गज़लें सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें आप जब ग्रो अप हो रहे होते हैं, और फिर आपके अंदर वो आपके किरदार में, आपके ब्लड में भी कुछ ऑलरेडी आपकी जो टैलेंट है जो नेचुरल, तो इस ब्लेंड इन हो जाता है। तो वो जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ थी। तो इसके लिए जो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताता हूँ, लाहौर ड्रामा स्कूल है हमारे लाहौर में। हमारी बहुत एक बड़ी एक्ट्रेस हैं समीना अहमद। अच्छा जी। और एक अजोका थिएटर था जिसमें मदिया गौहर, ये बहुत बड़े नाम है। इंडिया में शायद आप लोग इतना ना जानते हो, लेकिन पाकिस्तान के ये दे आर द गॉड फादर्स। उनके ड्रामा स्कूल में मैं जाता रहा हूँ, वहाँ पर बड़े बड़े एक्टर्स और शायर और ये हजरात से मेरी मुलाकातें रही हैं। छोटा था लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी हुई हैं। तो ये चीज़ें आप पर इनडायरेक्टली वेरी सटली इम्पैक्ट करती हैं। जी, ज़रूर। और जब भी कभी किसी से बात हुई, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तब कोई ना कोई मुझे यही रिमार्क्स देते थे कि वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। अब जब बड़े होगे तो कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। कुछ किया ही नहीं किया, लेकिन इस फील्ड से मुंसलिक ज़रूर रहा मैं, हमेशा आपके आसपास रहा है। और जो जहाँ तक लाहौर है, लाहौर आर्ट का एक सेंटर है, उसमें लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है। वहाँ ये सब ड्रामाज और थिएटर और म्यूज़िक और सारी लाहौर से ही हैं। और मैं जहाँ पैदा हुआ था वो दैट वाज सेंटर ऑफ द लाहौर। मैं बिल्कुल एक बैकग्राउंड मेरा लाहौरी है, कहीं बाहर से नहीं आया। लाहौर के ही हमारे जो पुरख हैं वो लाहौर के ही हैं, लाहौर के हैं। तो आप बिल्कुल पक्के लाहौरी हैं। लाहौरी, इसलिए आपको मेरा जो एक्सेंट भी नज़र आएगा। उसमें आज भी आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। जो लाहौरी का एक्सेंट होता है वही मेरा एक्सेंट है। वही आपका है। वाह। तो आपको जैसे आपकी फैमिली, आपके भाई अभी वहीं पाकिस्तान में लाहौर में ही है? कुछ भाई हैं मेरे पाकिस्तान में। अच्छा। 2 भाई पाकिस्तान में। अच्छा। तो आपको ब्रिस्बेन की तरफ कैसे आपका आना हुआ? आप कैसे यहाँ पहुँचे और ये क्या कहानी है? एक कहानी ऐसी थी, जब मैं इंजीनियरिंग मैंने मुकम्मल की, उसके बाद पाकिस्तान में या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इंजीनियर्स के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। जॉब्स के लिए। तो 2006 तक मैं कुछ स्ट्रगल करता रहा जॉब्स के लिए जी। अपनी डिग्रीज़ को इनहेंस भी करता रहा। तो 2006 में एक्चुअली हुआ क्या था कि आई हैव एक बहुत बड़ी हमारी कंपनी थी मैकेनिकल की, डेस्कॉन इंजीनियरिंग, वेरी बिग नेम पाकिस्तान। वहाँ से भी मुझे अपॉइंटमेंट एक लेटर आया। फिर एक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एक इदारा है, बहुत नेशनल वेरी स्ट्रॉन्ग इदारा है, उन्होंने भी, वहाँ भी मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। और साथ ही मेरा वीज़ा भी ऑस्ट्रेलिया का आ गया था। पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया में मेरे बड़े भाई रहते थे। तो फिर मेरी बेसिकली मेरी बेगम ने मुझे पुश किया कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। वो समझी शायद पाकिस्तान में रहेंगी तो फिर वही लड़ाई झगड़े पड़ते रहेंगे, तो बेहतर आप यहाँ से चले जाएं। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, और यहाँ से फिर एक नई स्ट्रगल का दौर शुरू हो गया। यहाँ तो एक ना रुकने वाली एक कोशिश और एक एफर्ट्स हैं जो कि नहीं ख़त्म होती हैं। बिल्कुल एक अलग कहानी है। एक मैं छोटी चीज़ आपको बताता हूँ।
ख़ास तौर पर लोगों के लिए भी जो हम लोगों को देखते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, कि हम लोग बड़े अच्छे रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इस्टेब्लिश्ड, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, लेकिन जो खुशी, जो आंखों में जो चमक है, जो मुझे वहाँ पर लोगों में नज़र आती है, उनके पास शायद उतने पैसे नहीं होते, शायद। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, ये मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन रहा है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक खुशी जो अंदर से रहती है, बिल्कुल वो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो मुझे आंखें मिलती हैं वो पत्थर की आंखें लगती हैं, और वो जो वहाँ होती हैं वो रोशनी की आंखें लगती हैं, और पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होता, लेकिन वो खुश होते हैं, खुश होते हैं। हाँ। तो ये शायद इसलिए है कि यहाँ पर हम लोग बहुत मैकेनिकल बन जाते हैं, बहुत रूटीन्स, हमारी टारगेट्स हैं, बहुत कैलकुलेटेड हैं, और वो टारगेट्स पूरे करते करते हम लोग खुद भी एक टारगेट बन जाते हैं। वेरी ट्रू। ये आपका एक अंदर का, आई थिंक, आर्टिस्ट है जो बोल रहा है, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज मोस्ट पीपल, आपने भी देखा होगा तारिक जी, की ध्यान ही नहीं देते हैं और ज़िंदगी कब ऐसे निकल जाती है उनके सामने से पता भी नहीं चलता, बाय द टाइम दे रियलाइज देर हो जाती है बहुत, है ना। ये चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं जी। आपकी नज़र है, आप आंखें बंद करें तो कुछ भी नहीं, आंख हो जल पहाड़ हो जल, और अगर आप देखना चाहें तो फिर जगह जगह एक हवा के झोंके में आपको बादे नसीम नजर आएगी। बिल्कुल सही। और जी, तो इसी से मैं आपसे पूछना चाह रही थी तारिक जी, आपको क्या इंस्पायर करता है लाइक लिखने के लिए? आप कैसे जब लिखते हैं, आपको आपकी इंस्पिरेशन क्या रहती है? जैसे विभा जी, इंस्पिरेशन, शायरी का प्रोग्राम है, शायरी की ही बात पे हम रखेंगे जी। बड़े बड़े शायर हैं, कौन आपके जैसे फेवरेट जो होंगे, जिनको जितने भी बड़े जो शोरा हैं जी, उनकी देयर इज़ अ रीज़न कि वो बड़े हैं। ये मेरा अपना एक ज़ाती उनका एनालिसिस है मेरा, उनके बारे में। इकबाल आप ले लें, जोश मलियाबादी आप ले लें, जॉन एलिया ले लें आप, गालिब ले लें, फैज़ अहमद फराज, अनवर मसूद साहब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, इज़ नॉट, ही इज़ अंडर इतने अंडर एस्टिमेट लोगों ने किया हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है, और बड़े शायर जो मशहूर हैं जी। मेरी एक ज़ाती राय थी जो कि अनवर मसूद साहब से मिलने के बाद उनके साथ मैंने टाइम गुजारा, 8-10 दिन यहाँ गुजारे, वेरी क्लोज विद लेजेंडरी शायर जो उसी जो कैलिबर के थे। मेरी एक राय पहले थी कि जो शोरा होते हैं, जो शायर होते हैं, जो उनके शेर ज़रूरी नहीं वो उनकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करते हैं। ये मेरा बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन है उनके बारे में। आप शेर पढ़ के आप ये मत सोचें कि जो शायर की पर्सनैलिटी है, वो शायर की पर्सनैलिटी का कोई एक लम्हा हो सकता है जो उसने किताब में डाला, कागज़ में उसने कलम के ऊपर डाला, लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। उसकी एग्जांपल मैं यही दे सकता हूँ कि जैसे मैंने एक दफ़ा आपको गज़ल लास्ट टाइम सुनाई थी, तुम ही मेरे प्रीतम हो, मेरे दिल में रहते हो। खुदा जानता है कि मुझे कोई मोहब्बत नहीं थी, कभी हुई नहीं इस तरह की मोहब्बत, लेकिन वो बस एक गज़ल थी लिखी, लेकिन इट्स नॉट डजंट रिफ्लेक्ट माय पर्सनैलिटी। द सेम टाइम मैंने अभी जो पंजाबी में अभी थोड़ी सी कॉमेडी सुनाई है, बट दैट डजंट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल लाइफस्टाइल आई एम गोइंग थ्रू। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। तो इसका ये इसी तरह मैं सोचता था कि शायद ये, क्योंकि कुछ बड़े बड़े शोरा से पर्सनल या ज़ाती या उनकी स्टोरीज़ भी समझ में आती थी, जिसमें करप्शन और इस तरह के ज़ाती किरदार के ऊपर भी उंगलियां उठती थी। तो फिर जहन में आता था कि जो बुक्स हैं इनकी माइट बी डिफरेंट टू देयर पर्सनैलिटी। लेकिन जिस दिन हमारे जो शायर हैं अनवर मसूद साहब, आप उनको थोड़ा देखिएगा, गूगल कीजिएगा, उनसे मेरी जब यहाँ मुलाकात हुई, ही इज़ फेमस फॉर हिज कॉमेडी पोइट्री, बुनैन नैन जांदे हो, बुनैन नैन आंदे हो, वेरी फेमस, वेरी। लेकिन जब उनसे मैं मुलाकात हुई तो वो असल में पर्शियन के टीचर रहे हैं, और पर्शियन में उन्होंने बहुत सी शायरी की थी, बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ जब मैं 10 दिन गुजारे तो जो मुझे उनके अंदर से एक बुज़ुर्ग, आप समझते हैं जो आप हिंदी में उन्हें आप कह लें योगी कह लें, हम लोग उन्हें बुजुर्ग कहते हैं, ये बस सो नाइस सोल इनसाइड, बिल्कुल वैसे ही थे। बल्कि अपनी शायरी में शायद वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, उससे ज़्यादा वो अच्छे आदमी थे। उनकी ज़ुबान पे कोई शिकायत की मैंने देखा नहीं, कोई शिकायत कर रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो ये इस मिक्स, दिस इज इंस्पिरेशन की बात आपने की थी, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू दैट इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन जो है शायद तो हैं बड़े, वो तो हमेशा रहते हैं, इसीलिए वो किसी वजह से बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर उनका होता है। बाकी जो कंटेंट है वो जब तक आपका ओरिजिनल
होगा तभी आप अपने आप को कह सकेंगे कि आप भी, आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट है। अगर आप खुद कंटेंट कुछ क्रिएट नहीं कर सकेंगे तो बस फिर आप एक तमाशाई हैं। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी, बिल्कुल सही बोला। तो तारिक जी, आप इतना जो लिखते हैं, आपकी कोई एक होगी आपकी खुद की फेवरेट जो आपने लिखी होगी, आप कुछ शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के मैं साथ? अपनी फेवरेट से ज़्यादा ना, मैं मोहसिन नकवी साहब की एक ज़रूर सर, जो भी आपको एक बहुत पावरफुल एक नज़्म है, वो आप कह लें, अगर इंस्पिरेशन कह लें तो फिर मैं ऐसी गज़लें और नज़में जो देखते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार ये लोगों में कोई ख़ास बात थी, बहुत ख़ास बात थी जी। वो एक ऐसी है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है, खुली हैं खिड़कियां हर घर की लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है, रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है, मैं ऐसे झमगटे में घिर गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। आगे शेर है, किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ, किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ, मुझे पहचानता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। इसका आप देखें, इसका एक एक शेर के अंदर, शेर, हाँ मतलब पूरा अंदर से, एक शेर के अंदर पूरी मीनिंग है, वेट है उसमें, वेट है उसके अंदर। तो ये है, कोई सी भी अच्छी गज़ल, अच्छी नज़म जो अच्छी लग जाए, उसको दाद देनी चाहिए। और सब शायर अपने अपने दौर के, सब शायर अपने अपने तर्ज के बड़े नाम हैं, और सबकी रिस्पेक्ट उसी तरह बनती है। तो आप एज ए आर्टिस्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं तारिक जी, तो आपके हिसाब से आप ज़िंदगी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मतलब आपके क्या ख्याल आते हैं ज़िंदगी के बारे में? विभा जी, बहुत ये देखा जाए तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जी, सवाल है। मतलब आप कैसे, और जैसे जैसे आपकी एज, उम्र बढ़ती है, आपका नज़रिया भी चेंज होता जाता है। किसी वक्त में आप बहुत सोशल होते हैं, किसी वक्त में आप बहुत मजहबी भी होते हैं, किसी वक्त में आप बिल्कुल ही मजहबी नहीं रहते। ये वो वाक़यात हैं जो आपके साथ पेश आते हैं, फिर आप उनको रिलेट करते हैं, आपकी जो हिस्ट्री है या आपके जो बड़े बड़े लोग हैं जो लिख के जा चुके हैं, जो आपको बता चुके हैं, आप उनको मद्देनज़र रखते हैं और फिर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देखते हैं, फिर उनको मिलाते हैं तो कुछ नई चीज़ भी आ सकती है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछें आज बैठे हुए मेरे ज़िंदगी के बारे में क्या राय है, तो सबसे बस मैं ये कहूँगा कि जो इंसान दूसरों को तकलीफ़ ना दे, दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाए, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, और अपने काम से बस काम रखे। और तो ये स्ट्रेटजी है, ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्सनैलिटी है ऑफ एनी ह्यूमन, ये आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये एक जेनेरिक चीज़ है जो कि हर जगह पे आपको वोंट लेट यू डाउन एज अ ह्यूमन। तो ये मेरा एक नज़रिया है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बस आप अपने काम से काम रखें और दूसरों को खुश रखें, दूसरों को नहीं रख सकते तो ट्रबल नहीं दें। जी, बहुत बड़ी बात आपने बोली। और जैसा आपने कहा कि उम्र के साथ आप सीखते जाते हैं, आपका विजडम, एक्सपीरियंस और आपका नज़रिया चेंज होता जाता है। जी, बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ी बात मैं आपसे करूँगी, लाइक अभी जैसे आपने देखा कोरोना और ये सब हो रहा है ना, तो उसमें आपको लगता है कि शायरी पे कुछ असर हुआ है या शायरी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है जो चल रहा है आजकल? और देखिए, ये भी इसके 2-3 रुख हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोरोना हुआ, जो भी इसकी वजूहात थी, एक हकीकत है, वो है, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी आप लेते हैं कि जी किसी ने लिया, चाइना ने किया, उसने किया, इसने, जिसने भी किया, लेकिन हकीकत है, वो है, इससे लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं। आपने देखा होगा हमारे कुछ बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द, उनके दोस्त भी फिर 1-2 ही रह जाते हैं, इंसान फंसी हो जाता है, क्योंकि उसकी चॉइसेस, उसकी कैलिब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। और दोस्त यंग होते हैं तो दोस्तों की बहारें होती हैं, तो फिर बच्चे होते हैं, फिर 8-10 रह जाते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं, तो बस फिर वो घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं वो भी। बस ये प्रायोरिटीज़ हैं। ये जी, नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला तारिक जी। और नहीं, आपसे बात करके मतलब आपने बहुत कुछ
बताया और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक को ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। और आप आए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। और मुझे पता है कि आपके वीडियोस भी आने वाला है, कौन नया हाँ जी, म्यूज़िक मेरे म्यूज़िक ऑस्ट्रेलिया कल्चर एंड आर्ट्स को मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ जी और मेरे अपने एक वीडियो तो आ चुका है जी इश्क खुदा। नच नच यार मनावन वाले टुर गए निशक दे सजने रंदा उचिया वावा विच और अब उसके बाद ओ मेरी जाने जाना इज़ ऑन द वे जी और 3-4 और वीडियोस हैं इस साल के आखिर में आप देखेंगे वो आएंगे, अब उसको चेकआउट भी कीजिएगा ज़रूर। और आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस एंड पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़े हिट्स रहेंगे और सुपर हिट रहेंगे। और आप बहुत ही अच्छा लिखते हैं, तो इसी तरह आप लिखते रहिए और हमारे प्रोग्राम्स में आते रहिए, सुनाते रहिए। और पूरी दुआ है मेरी आपके लिए कि आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और जो भी आप कुछ करना चाहते हैं वो करते रहिए, साथ में आपका क्रिएटिविटी चलती रहे और आपके सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े छोटे, पर्सनल और मुस्कुराते भी रहिए। जरूर, ये तो मैं आपसे हमेशा कहूँगी। सो तारिक जी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, आपके सामने तारिक जी आए और इन्होंने अपने विचार आपके साथ शेयर करे, अपने व्यूज़ शेयर करे ज़िंदगी के बारे में। तो आप लोग देखें और इससे सीखने की कोशिश करिए और एंजॉय भी करिए। तो आपसे मुलाकात होगी फिर। शुक्रिया।